हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने एक उपन्यास अनिल मोहन जी का अपलोड किया था, विस्फोट, जिसको कई श्रोताओं ने नकार दिया था कि ये तो अनेकों चैनलों पर उपलब्ध है, लेकिन उसके आगे जो उपन्यास है वो किसी चैनल पर उपलब्ध नहीं है। जब विस्फोट की समाप्ति होती है तो उसके पश्चात वहाँ से एक नया उपन्यास अनिल मोहन का शुरू होता है, जो एक उप उपन्यास माना जाएगा। अनिल मोहन का ही उपन्यास है ये, सीक्रेट एजेंट। तो हम आज से सीक्रेट एजेंट अनिल मोहन के उपन्यास प्रारंभ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सीक्रेट एजेंट एपिसोड नंबर 1। श्याम शिंदे भारतीय खुफिया विभाग का सीक्रेट एजेंट, बेहद खतरनाक, चीते की तरह फुर्तीला, 10 आंखें रखने वाला, खुफिया विभाग का चीफ, जिसे कि टाइगर कहकर पुकारता था। इसे सिर्फ उसी काम पर लगाया जाता था जो बेहद खतरनाक, जानलेवा होता, जिसे कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरा होना संभव नहीं होता था, और आज तक वह किसी भी काम में असफल नहीं हुआ था। ऐसा था वह सांवले रंग का खूबसूरत, स्मार्ट नजर आने वाला युवक। इस समय शिंदे दिल्ली के 5 स्टार होटल के डबल बेडरूम में मौजूद बेड पर लेटा सिगरेट के कस ले रहा था। शरीर पर सिर्फ पैंट मौजूद था। उसका गठा हुआ सख्त जिस्म स्पष्ट नजर आ रहा था। कस लेते हुए उसकी मोटी मोटी आंखें छत को देख रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और बेहद खूबसूरत युवती ने बाहर कदम रखा। वह अपने कपड़े ठीक कर रही थी। आंखों में संतुष्टि और खुमारी के भाव मौजूद थे। वह करीब पहुंची और शिंदे के पास ही बेड के किनारे पर बैठकर उसकी छाती पर हाथ फेरने लगी। रात कैसी बीती? युवती ने चंचल स्वर में पूछा। शिंदे ने मुस्कुराकर उसे देखा। बहुत अच्छी। रात भर का तुम्हारा साथ वास्तव में अच्छा रहा। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। नाम? शिंदे हौले से हंसा और उठ खड़ा हुआ। फिर जेब से पर्स निकालकर उसमें से 100 के कुछ नोट निकालकर उसे थमाता हुआ बोला, घर जाकर इन नोटों को ध्यान से देखना। इस पर मेरा नाम और पता सब कुछ लिखा हुआ है। युवती ने मुस्कुराकर नोटों को मुट्ठी में पकड़ लिया। तभी फोन की घंटी बजी। श्याम शिंदे ने फोन पर निगाह मारी, परंतु उसे उठाया नहीं। युवती आगे बढ़ी फोन उठाने के लिए कि शिंदे ने तुरंत उसे टोक दिया। रहने दो, एक रात होटल में कमरा लिया है, इसलिए मेरे किसी पहचान वाले का फोन नहीं हो सकता। अब तुम जाओ, मुझे भी यहाँ से निकलना है। ओके डियर। युवती ने मुस्कुराकर उसे देखा। फिर कब मुलाकात होगी? जब भी जरूरत पड़ेगी मैं उसी वेटर को कह दूंगा, वह तुम्हें बुला देगा। आगे बढ़कर शिंदे ने सिगरेट को एस्ट्रे में डालते हुए कहा, अब तुम जाओ। फोन की घंटी बजनी बंद हो गई। युवती आगे आई, फिर पंजों के बल ऊपर उठकर शिंदे के होठों पर तगड़ा चुम्बन लिया। तत्पश्चात पलटकर कमरे से बाहर निकलती चली गई। शिंदे बाथरूम में प्रवेश कर गया। फोन की घंटी पुनः बजी। शिंदे ने जरा भी परवाह नहीं की। नहा धोकर बाहर आया, कपड़े पहने, आदमकद शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारे, फिर कंघी जेब में डालकर सिगरेट सुलगाई। तत्पश्चात दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि फोन की घंटी पुनः बज उठी। शिंदे ठिठका और घूर कर फोन को देखा। घंटी बजती रही। अगले ही पल शिंदे की आंखें सिकुड़ गईं, होंठ गोल हो गए। आगे बढ़कर उसने रिसीवर उठाया। रिसीवर कान से लगाते ही खुफिया विभाग के चीफ जयदेव कोहली की आवाज कानों में पड़ी। अगर फोन पर बात करने का इरादा ना हो तो रिसीवर नीचे रख दिया करते हैं। चीफ आप? शिंदे के होठों से निकला। हाँ, हैरानी हो रही है? यस चीफ। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? टाइगर, हम अपने हर एजेंट पर नजर रखते हैं, किसी की तरफ से भी लापरवाह नहीं होते, लेकिन मुझे तो अपने पीछे कोई भी लगा नजर नहीं आया। आएगा भी नहीं। वह लड़की गई? कौन सी चीफ? जिसके साथ तुम रात भर सोए? चीफ, वो टाइगर, हमने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि लड़कियों का पीछा छोड़ दो, वरना कभी दुश्मन की ही कोई लड़की तुम्हारा सफाया कर जाएगी। चीफ की आवाज में सख्ती भर आई थी। यस यस सर। तुम आज तक इस बात को लेकर सैकड़ों बार यस सर कह चुके हो। यस सर। शट अप। चीफ की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम कभी भी सीधे नहीं हो सकते। शिंदे रिसीवर पकड़े खामोश खड़ा रहा। एक दिन तुम अवश्य इस बात को महसूस करोगे कि तुम्हारा चीफ ठीक कहा करता था। शिंदे फिर भी कुछ नहीं बोला। तुम फौरन मुझसे आकर मिलो,
इट्स इमरजेंसी कॉल। ओके चीफ, सिंधे के होठों से निकला। दूसरी तरफ से लाइन कट गई। सिंधे ने रिसीवर रखा और अगले ही पल वह कमरे से बाहर था। सिंधे ने अपने बालों में कंघी फेरी, कंघी वापस पिछली जेब में डाली और दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। यह भारतीय खुफिया विभाग का ऑफिस था। सामने ही लंबे चौड़े टेबल के पार कुर्सी पर चीफ जयदेव कोहली मौजूद थे। गुड मॉर्निंग चीफ, सिंधे ने शांत भाव में सिर हिलाया और कुर्सी के करीब जाकर खड़ा हो गया। समय क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं चीफ। 11 बजे गुड मॉर्निंग नहीं होती सिंधे, चीफ ने सख्त स्वर में कहा। बैठो। सिंधे पलक झपकते ही कुर्सी पर मौजूद था। वह जान चुका था कि कोई गंभीर ही मामला है, तभी उसे कॉल किया गया है, वरना उसे ऑफिस में बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था। सिंधे की एकटक निगाहें चीफ पर टिकी पड़ी थीं। चीफ ने अपने सिर पर मौजूद सफेद बालों पर हाथ फेरा और बोले, सिंधे, कल आधी रात को कुछ लोग रक्षा मंत्रालय में घुस आए। पहरे पर जो भी लोग थे उन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। बिना किसी दिक्कत के वह भीतर प्रवेश कर गए। 8-10 लोग थे वह। कुछ ही देर में बाहर आए और गायब हो गए। सुबह चेक करने पर मालूम हुआ कि एक बेहद गोपनीय फाइल गायब है। सिंधे ने हौले से सिर हिलाया। वह बहुत ही कीमती फाइल है। हमारे देश के कई रहस्य उस फाइल में मौजूद हैं और भविष्य में हम देश की रक्षा के लिए कौन कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं, उस फाइल में वह सब बातें दर्ज हैं। दुश्मनों के हाथों में उस फाइल के पहुंच जाने का मतलब है कि देश की जड़ें खोखली होना, जो कि नहीं होना चाहिए। सिंधे ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जिस तरह वह लोग रक्षा मंत्रालय में प्रवेश हुए उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यह काम करने के लिए उन्होंने काफी रिहर्सल कर ली थी। और जिस प्रकार 20 सेफों को छोड़कर उन लोगों ने उसी सेफ पर हाथ मारा जिसमें वह फाइल मौजूद थी और वह लोग सिर्फ उसी फाइल को ले गए, उन लोगों की इस हरकत से स्पष्ट जाहिर होता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वह फाइल किस सेफ में है और सेफ कहां पर मौजूद है। इस बात की जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय के ही किसी कर्मचारी से मिली है, यानी कि हमारा ही कोई पुर्जा उन्हें सूचना दे रहा है। कौन है वह, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका, लेकिन वह जो भी है जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा। चीफ के खामोश होते ही सिंधे ने पहलू बदला। सिंधे, जब वह लोग रक्षा मंत्रालय के भीतर घुसने का प्रयत्न कर रहे थे तो पहरेदार के साथ एक आदमी की झड़प हो गई। हाथापाई में पहरेदार का हाथ उसकी कमीज की जेब में पड़ा। जेब फट गई। जेब में जो कुछ भी था वह नीचे गिर पड़ा और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि उसे समेट पाता। चीफ ने कहा, जेब में क्या क्या सामान था चीफ? सिंधे ने पहली बार मुंह खोला। सिगरेट का पैकेट, माचिस और डाक पोस्ट वाला एक लिफाफा जिसे कि गोंद से बंद कर रखा था। उसे पोस्ट करना वह भूल गया था। वह कैसे चीफ? आप कैसे कह सकते हैं कि वह भूल गया था? खोलने पर उस लिफाफे के भीतर कागज पर लिखी लाइन से इस बात का अंदाजा लगाया कि वह लिफाफा पोस्ट करना भूल गया था। उस कागज पर सिर्फ इतना ही लिखा था कि 7 तारीख को मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और 7 तारीख आज है। नीचे कोई नाम नहीं लिखा था। मैं वह कागज देख सकता हूँ चीफ? श्योर। चीफ ने टेबल पर रखी फाइल उठाकर उसके सामने रख दी। सिंधे ने फाइल खोली। फाइल में छोटा सा वह एक कागज टैग में फंसा था जिस पर यह लिखा था कि 7 तारीख को मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। कई पलों तक सिंधे की निगाहें उस लाइन पर फिरती रहीं। अगले ही पल वह चौंका। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, होंठ भिज गए, चेहरे पर कठोरता विद्यमान होती चली गई। चीफ की पैनी निगाह सिंधे पर थी। चीफ, मुझे अभी PX2 फाइल चाहिए, सिंधे के होठों से निकला। चीफ उठा और अपनी कुर्सी के पीछे नजर आ रही दीवार के समीप आकर ठिठका। फिर दीवार के एक खास हिस्से को दबाया तो दीवार का 2 फीट का हिस्सा फर्श में समा गया। अब एक आदमी आसानी से भीतर प्रवेश कर सकता था। सामने ही अंधेरा नजर आ रहा था। चीफ ने भीतर प्रवेश किया तो दीवार पुनः अपनी जगह पर आ गई। अब देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वहां कोई रास्ता है। सिंधे की सख्त निगाहें बराबर कागज पर लिखी लाइन पर फिर रही थी। करीब 3 मिनट बाद चीफ की वापसी हुई। हाथ में फाइल थाम रखी थी जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में PX2 लिखा था। चीफ ने वह फाइल बिना कुछ कहे टेबल पर रखकर सिंधे की तरफ सरका दी।
सिंधे ने मुस्कुराती निगाहों से चीफ को देखा, जो कि पुनः अपनी कुर्सी संभाल रहे थे। फिर फाइल चीफ की तरफ सरका दी। चीफ, यह फाइल मैंने आपके लिए मंगवाई है। क्या मतलब? कागज पर लिखी लाइन को इस फाइल में मौजूद 21 नंबर के कागज से मिलाइए। वहां मौजूद हैंडराइटिंग और इस कागज पर मौजूद हैंडराइटिंग एक ही है। चीफ के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने फौरन फाइल का 21 नंबर पेज खोला। वहां पर पुराने से कागज को नए कागज पर चिपकाया हुआ था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। फिर सिंधे के हाथ से कागज लेकर दोनों लिखाइयों को मिलाया। चीफ के होंठ भिज गए। दोनों लिखाइयां एक ही व्यक्ति की थी। मंसूर खान, चीफ के होंठों से निकला। यस चीफ, पाकिस्तानी एजेंट मंसूर खान, सिंधे ने एक एक शब्द चबाकर कहा। वह हमारे देश में, हिंदुस्तान में खास तौर से वह फाइल लेने आया था और लेकर चला गया। अपने काम में सफल रहा। इसमें कोई शक नहीं कि वह पाकिस्तान का खतरनाक एजेंट है। यह तो बहुत बुरा हुआ सिंधे। चीफ, मंसूर खान यह पत्र किस एड्रेस पर भेज रहा था? जम्मू का कोई पता था? क्यों? सिंधे ने कोई जवाब नहीं दिया। चीफ, मंसूर खान को अब किसी भी हालत में हिंदुस्तान में नहीं पकड़ा जा सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ टाइगर। चीफ की आवाज में एकाएक बदलाव आ गया। सिंधे फौरन सावधान हो गया। यहाँ से तुम सीधा अपने फ्लैट पर जाओगे और सारा दिन बाहर नहीं निकलोगे। आज रात को तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और तुमने हर हालत में रक्षा मंत्रालय से चोरी हुई फाइल वापस लेकर आनी है। ओके चीफ। सिंधे की आवाज में चीते की सी गुर्राहट थी। पाकिस्तान में मौजूद हमारे एजेंटों की फाइल चेक कर लो। जरूरत पड़ने पर तुम उनसे सहायता ले सकते हो। वहां पर तुम अकेले ही होगे। जो करना है तुम्हें ही करना है। अगर पाकिस्तान सरकार के हाथ लग जाओ तो किसी भी हालत में तुम्हारे होठों पर यह नहीं आना चाहिए कि तुम हिंदुस्तानी एजेंट हो। ओके चीफ। सिंधे के चेहरे पर सख्त मुस्कुराहट विद्यमान थी। वह उठ खड़ा हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है सिंधे कि तुम कामयाब होकर लौटोगे, चीफ बोला। सिंधे मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। और इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक कैट होगा। पाकिस्तान में भी अगर तुम किसी हिंदुस्तानी एजेंट से मिलते हो तो तुम्हें ब्लैक कैट शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस चीफ। सनराइज अपार्टमेंट की पार्किंग में सिंधे ने कार रोकी और उतरकर लॉक करते हुए नीचे आ गया। दिन के 12 बज रहे थे। धूप ने पूरी तरह अपनी चादर फैला ली थी। पार्किंग से निकलकर वह लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। फर्स्ट फ्लोर पर ही उसका डीलक्स फ्लैट था। कभी लिफ्ट हासिल ना भी होती तो 1 मंजिल की सीढ़ियां वह पैदल ही तय कर लेता था। लिफ्ट आई, उसमें वह प्रवेश हुआ। लिफ्ट मैन ने फौरन फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा दिया। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट आगे बढ़ गई। साहब, आज तो आप काफी दिन के बाद फ्लैट पर लौटे हैं, लिफ्ट मैन बोला। हाँ शंकर लाल, सिंधे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तभी फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुल गया। सिंधे बाहर निकला और तेज तेज कदम उठाता हुआ शीशे के समान चमकती गैलरी में आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर वह एक बंद दरवाजे के सामने ठिठका। दरवाजे पर पीतल के अक्षरों में 12 लिखा था और कोई नेम प्लेट नहीं थी। वह सिंधे का फ्लैट था। सिंधे ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसमें से एक चाबी की होल में डाली। चाबी जरा सी अटकी, फिर घूम गई। सिंधे की आंखें सिकुड़ गईं। कई पलों तक उसकी निगाह की होल पर टिकी रही। चाबी अटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अटकने का मतलब था कि किसी ने की होल में तार या दूसरी चाबी फंसाकर उसे खोलने की कोशिश की है। खोलने वाला कामयाब हुआ या नहीं, इस बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यह भी हो सकता था कि दरवाजे का लॉक खोलने के पश्चात उसने पुनः उसे बंद कर दिया हो। सिंधे ने की होल से चाबी निकाली और गुच्छा जेब में डाल लिया। तत्पश्चात दरवाजे का हैंडल दबाया और दरवाजा खोलते हुए सतर्कता से भीतर प्रवेश कर गया। क्षण भर के लिए ठिठका। सामने ही सजा हुआ खूबसूरत ड्राइंग रूम था। उसने चारों तरफ निगाह मारी, कोई भी नजर नहीं आया। दरवाजा बंद करके सिंधे ने सिटकनी चढ़ाई और बेडरूम में जा पहुंचा। सबसे पहले उसने कपड़े चेंज किए। उसका विचार कॉफी बनाकर पीने और उसके बाद आराम करने का था, क्योंकि वह जानता था कि आज के बाद आराम उसे नसीब नहीं होगा। ऑपरेशन ब्लैक कैट के समाप्त होने के बाद ही आराम हो सकेगा, और इसमें जाने कितनी देर लग जाए, जाने इस ऑपरेशन के दौरान क्या बीते। सिंधे किचन में पहुंचा, कॉफी बनाई और बाहर आ गया। कॉफी का पहला घूंट भरकर
वहां हटा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। कॉफी वाला गिलास रखकर सिंधे फोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाया। हेलो, हिंदुस्तानी खुफिया विभाग के टॉप एजेंट 999 श्याम शिंदे उर्फ टाइगर। दूसरी तरफ से हंसती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी तो सिंधे के दांत भिज गए। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? नहीं। सोचो, मेरी आवाज पर गौर करो, आसानी से पहचान जाओगे। आवाज में हंसी थी। रिसीवर पकड़े सिंधे की सख्त निगाहें सामने दीवार पर टिकी रहीं। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है मिस्टर श्याम शिंदे। मेरी याददाश्त तो ठीक है, कहीं तुम्हारी आवाज बदल गई हो? नहीं, मेरी आवाज नहीं बदली। तो फिर तुम मंसूर खान हो, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के एजेंट। शिंदे का स्वर शांत था। मानना पड़ेगा, सालों पहले की मुलाकात को तुम अभी तक नहीं भूले। मंसूर खान की आवाज में व्यंग का पुट था। वैसे तुम्हें मेरे बिछाए जाल की तारीफ करनी चाहिए कि तुम अभी कुछ ही देर पहले फ्लैट में पहुंचे हो और मुझे खबर मिल गई। कहाँ से बोल रहे हो? बॉर्डर से। आधे घंटे में मैं सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा और वहां फाइल मेरे पास मेरे सीने से लगी हुई है। मेरी जेब से जो पत्र रक्षा मंत्रालय में गिर गया था, मैं जानता हूं उसी से तुम समझ जाओगे कि यह काम मैंने किया है और सरकार तुम्हें ही यह केस सौंपेगी। कुछ देर पहले ही तो तुम खुफिया विभाग के ऑफिस में थे और उससे पहले होटल में फुलझड़ी के साथ। वास्तव में वह थी बहुत ही खूबसूरत। शिंदे के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इसका मतलब हिंदुस्तान में आकर तुमने पूरी नजर रखी मुझ पर? रखनी पड़ती है। तो तुम आधे घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाओगे? हाँ मंसूर खान, मैं आज रात को पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कल हमारी मुलाकात हो जाए। इसका मतलब तैयारी हो गई है? हाँ, जो फाइल तुम रक्षा मंत्रालय से ले गए हो वह मैं वापस लेकर ही हिंदुस्तान जाऊंगा। मंसूर खान के हंसने की आवाज शिंदे के कानों में पड़ी। पागल हो क्या? मतलब मेरे घर में घुसकर नहीं निकल सकोगे? अगर तुम मेरे घर में घुसकर बाहर निकल सकते हो तो मैं भी निकल सकता हूँ। पाकिस्तान की सड़कें मेरे लिए नई नहीं हैं। कई बार आ चुका हूँ तुम्हारे मुल्क में और बाहर भी निकला हूँ। देखूंगा तुम्हें इस बार। अंधेरे में पैरासूट से उतरोगे शायद कहीं। मैं नहीं जानता कि चीफ ने कैसा इंतजाम किया है, शिंदे ने लापरवाही से कहा। ठीक है, आना। इस बार हम दोनों की मुलाकात आखिरी होगी। या तुम बचोगे या मैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने से पहले तुम्हें अपनी जान बचानी पड़ेगी। अगर मारे गए तो फिर मुझसे मुलाकात नहीं होगी। मंसूर खान की आवाज में जहरीलापन भरा हुआ था। मैं समझा नहीं। मैं जानता था तुम्हें पाकिस्तान में मेरे पीछे भेजा जाएगा और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे देश में आओ। इसलिए तुम्हें काटने के लिए कुछ कुत्ते छोड़ आया था। कहाँ? तुम्हारे फ्लैट पर। तुम्हारे 4 कमरों के फ्लैट के किसी कमरे में वहां कुत्ते मौजूद हैं। पहले उनसे बचो, उसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ देखना। मैं शिंदे ने आहिस्ता से रिसीवर नीचे रख दिया तो उसका शक ठीक था कि कोई लॉक खोलकर उसके फ्लैट में आया है और बाद में पुनः वैसे ही दरवाजा लॉक कर दिया। वह घूमा और घूमते ही ठिठक गया। आंखों में मौत के से भाव समा गए। वह 4 थे। एक किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में मोटरसाइकिल की चेन थी जिसे वह दूसरे हाथ से घुमाकर बांह पर लपेटने की चेष्टा कर रहा था। दूसरा बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसके दाएं हाथ में चाकू था और बाएं हाथ का अंगूठा वह चाकू की धार पर फेरे जा रहा था। तीसरा ड्राइंग रूम से लगने वाले अन्य कमरे के दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसके हाथ में लोहे का भारी डंडा था जिसे वह रह रहकर दूसरे हाथ की हथेली पर मार रहा था। चौथा कमरे में प्रवेश करके कब सोफे की कुर्सी पर आ बैठा था उसे पता भी नहीं चल सका था। वह खाली हाथ था। दोनों हाथ उसने सोफे की बाजुओं पर रख छोड़े थे। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। चेहरे मोहरे से वह बहुत ही शरीफ और खानदानी लगता था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह मारा मारी का धंधा भी करता होगा। इस समय उसकी आंखों में वहसी भाव थे और वह एकटक शिंदे को घूरे जा रहा था। पहले वाले 3 तो सड़क छाप बदमाश लग रहे थे। एकाएक फ्लैट का माहौल बहुत खतरनाक हो उठा था। चारों को भरपूर निगाहों से देखने के पश्चात शिंदे आगे बढ़ा और टेबल पर से पैकेट लाइटर उठाकर सिगरेट सुलगा ली। मैं जानता हूं इस समय तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर नहीं है, शोभे वाला व्यक्ति बोला। नहीं है, शिंदे ने सिर हिलाया। लेकिन एक बात शायद तुम नहीं जानते। क्या? मेरी जान के लिए जिसने तुम्हें किराए पर लिया है वह पाकिस्तान पहुंच चुका है। वह कहीं भी पहुंच जाए,
मुझे इससे कोई मतलब नहीं, उसने सख्त स्वर में कहा। मुझे काम की पूरी कीमत एडवांस में मिल चुकी है। तुम्हारी जान मुझे हर हालत में लेनी है। मैं कीमत लेने के बाद काम को अधूरा नहीं छोड़ता। तो आज तक पैसा लेकर सब काम पूरे किए हो? सिंधे जहरीले स्वर में कह उठा। हाँ, लेकिन तुम्हारी जान लेने का सौदा बहुत अच्छा रहा। बेवकूफ था सौदा करने वाला। सिर्फ तुम्हारी जान लेने का उसने 1.5 लाख दिया, जबकि 20-25 हजार में यह काम हो सकता था। सिंधे हौले से हंसा। हो सकता है वह 1.5 लाख में तुमसे सस्ता सौदा कर गया हो। कैसे? वह जानता है कि मेरी जान लेना इतना आसान नहीं, इसलिए उसने 1.5 लाख दिया। तुम सुपरमैन हो? नहीं, फिर तो तुम्हारी जान लेना कोई कठिन काम नहीं है। कहते हुए वहां उठा। मैं दरवाजे के पास खड़ा हो जाता हूँ, इसलिए कि मौत के डर से तुम यहाँ से भागने का प्रयत्न न करो। कहने के साथ ही वह आगे बढ़कर दरवाजे के पास जाकर रुक गया। फिर उन तीनों को इशारा किया। उसके इशारा करने की देर थी कि तीनों अपनी जगह से हिले। सिंधे का चेहरा देखने लायक था, खूंखार, खतरनाक, क्रोध से सुलगती आंखों में वहसी भाव। एकाएक वह बेरहम चीता नजर आने लगा था। उसके पास इस समय रिवॉल्वर नहीं थी, वह बेडरूम में मौजूद पैंट की जेब में थी। अगर पास में होती तो अब तक वह इन सबको शूट कर चुका होता। इनकी लाशें यहाँ पड़ी होती। तीनों ने एक साथ ही उस पर झपटा मारा। एक ने चेन मारी, दूसरे ने दोनों हाथों से लोहे का डंडा उठाकर सिर का निशाना बनाया, तीसरे ने चाकू उसके जिस्म में घुसेड़ना चाहा। सिंधे के होठों से गुर्राहट निकली। वह एड़ियों के बल घूमा, दोनों हाथ ऊपर किए, सिर से टकराने जा रहा लोहे का भारी डंडा दोनों हाथों से थामते ही करीब पहुंच चुके चाकू वाले व्यक्ति के पेट में जोर से पैर मारा। वह हल्की सी चीख के साथ दूर जा गिरा। तभी मोटरसाइकिल की चेन तीव्रता के साथ उसकी कमर से लिपटती चली गई। सिंधे के होठों से कराह निकली। दोनों हाथों से थाम रखा लोहे का डंडा छूट गया। चेन वाले व्यक्ति ने चेन को तीव्रता से झटका दिया तो वो लड़खड़ाता हुआ नीचे जा गिरा। इससे पहले कि उठ पाता, लोहे का डंडा थामे व्यक्ति उसके सिर पर आ पहुंचा। सिंधे को उठने का मौका न मिला। उसने सिर का निशाना लेकर डंडा जोर से मारा। सिंधे ने फौरन दोनों हाथ आगे कर दिए। डंडा उसके हाथों से टकराया और अगले ही पल डंडा उसके हाथों में जकड़ा था। डंडा पकड़े ही पकड़े सिंधे उछला और उसके दोनों पैर उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़े। वार तगड़ा था। तेज चीख के साथ डंडा छोड़ते हुए वह पीछे हटता चला गया। सिंधे उछलकर खड़ा हुआ और हाथों में पकड़ा डंडा जोर से घुमा दिया। ठक! लोहे का डंडा उसके सिर से टकराया। इसके साथ ही उसका सिर फट गया। वह चीख भी न सका और नीचे लुढ़कता चला गया। अगले ही पल चेन वाला सामने था। उसने वार किया। उसने पूरी शक्ति के साथ चेन घुमाई। सिंधे ने पीछे हटते ही डंडा आगे कर दिया। चेन डंडे के गिर्द लिपटती चली गई। सिंधे ने डंडे को तीव्र झटका दिया तो उस व्यक्ति के हाथ से चेन निकल गई। सिंधे उछला और चेन लिपटा डंडा उसके चेहरे पर दे मारा। चेहरा थामे चीखता हुआ वह पीठ के बल नीचे जा गिरा। उसका पूरा जबड़ा टूट फूट गया था। 3-4 दांत भी खून के साथ बाहर आ गिरे थे। होंठ फटकर लटकने लगे। एक ही वार ने उसकी शक्ल को भयानक बना दिया था। उसी समय सिंधे को अपने पीछे आहट मिली। वह बिजली किसी गति से घूमा। पीछे चाकू वाला उस पर वार करने जा रहा था। वह बेहद करीब था। सिंधे के पास इतना वक्त नहीं था कि लोहे के डंडे का इस्तेमाल उस पर कर पाता। उसने चेन लिपटा डंडा छोड़ा और अपनी तरफ बढ़ते चाकू वाले हाथ की कलाई को थामा और पूरी शक्ति से घुमा उसके पेट में दे मारा। उसकी आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। सांस जहां की तहां रुक गई। मुंह खुला का खुला रह गया। चेहरे पर पीड़ा ही पीड़ा भर आई थी। चाकू उसके हाथ से निकलकर सिंधे के हाथ में आ गया। इससे पहले कि वह अगली सांस ले पाता, सिंधे के हाथ में थमा चाकू उसके पेट में समा चुका था। चाकू थामे दोहरा होकर वह नीचे की ओर लुढ़कता चला गया। सिंधे फौरन पलटा और चेन वाले पर निगाह मारी। लोहे के डंडे के एक वार ने ही उसे नकारा कर दिया था। वह उठकर वार करने की स्थिति में नहीं था। तत्पश्चात सिंधे की गर्दन घूमी और उसकी निगाह दरवाजे के पास खड़े व्यक्ति के चेहरे पर जा टिकी। उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वास्तव में, कहते हुए उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। तुम आम इंसान नहीं हो। उसने मुझे 1.5 लाख ठीक ही दिए थे। मैं रिवॉल्वर का शोर नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को देखते हुए
मजबूरन मुझे रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना होगा। जिस ढंग से तुमने मेरे आदमियों की जान ली, उससे ही स्पष्ट है कि तुम ठीक आदमी नहीं हो। ठीक आदमियों का कोई यूं ही कत्ल नहीं करवाता फिरता। सिंधे की आंखें ठीक उसकी आंखों में देखे जा रही थी और दायां पांव करीब ही मौजूद तिपाई में फंसा लिया था। अगर मुझे पहले मालूम होता तो उससे मैं 1.5 के 2 लाख ही लेता। उसने दांत भींचकर कहा और रिवॉल्वर सीधी करते हुए सेफ्टी बॉल्व हटा लिया। तभी सिंधे ने अपने पांव को तीव्र झटका दिया। पांव में फंसी तिपाई गोली की तरह हवा में लहराई और सीधी उसके सीने से आ टकराई। वह कराहकर दरवाजे से जा टकराया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। सिंधे का जोरदार घूंसा उसके गाल से टकराया तो वह नीचे लुढ़कता चला गया। उसके उठने से पहले ही सिंधे उसकी छाती पर सवार था और उसके सिर के बाल दोनों हाथों से पकड़कर सिर को जोर जोर से फर्श से टकराने लगा। उसकी पीड़ा भरी चीखें फ्लैट में गूंजने लगी और देखते ही देखते उसका सिर फट गया। फर्श खून से लाल हो गया और उसका शरीर शिथिल पड़ता चला गया। वह मर चुका था। दांत भींचे सिंधे उसके ऊपर से उठा। उसका चेहरा इस समय वहसी होकर धधक रहा था। एक निगाह उसने नीचे पड़े अन्य तीनों पर मारी, फिर फोन की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में वह चीफ जयदेव कोहली से बात कर रहा था। चीफ, मेरे फ्लैट पर 4 ऐसे इंसान मौजूद हैं जो मेरी जान लेना चाहते थे। उनमें से शायद ही एक आध जिंदा हो। किसी को भेजकर उन्हें मेरे फ्लैट से उठवाने का प्रबंध कर दीजिए। ओह, लेकिन यह सब किया किसने? मंसूर खान ने। 1.5 लाख में उसने मेरी हत्या का ठेका इन लोगों को दिया था। कुछ देर पहले मंसूर खान ने फोन पर मुझसे बात की थी। कह रहा था कि वह बॉर्डर से बोल रहा है और कुछ ही देर में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगा। वह नहीं चाहता था कि मैं पाकिस्तान पहुंचूं। जयदेव कोहली की आवाज आई। मैं किसी को भेज रहा हूं तुम्हारा फ्लैट साफ करने के लिए। रात के सफर के लिए तैयार रहना। ओके चीफ, सिंधे ने होंठ भींचकर कहा। रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मध्यम मध्यम सी हवा चल रही थी। बादलों के बीच छिपा छोटा सा प्लेन तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा जा रहा था, जिसकी लाइटें बिल्कुल बंद थीं। प्लेन के भीतर श्याम सिंधे उर्फ टाइगर के अलावा पायलट मौजूद था। सिंधे इस समय मेकअप में था। छोटी सी दाढ़ी जिसमें सफेदी की झलक थी। बाल भी आधे से ज्यादा सफेद थे, भौहें भी। वह करीब 50-52 वर्ष का व्यक्ति नजर आ रहा था। शरीर पर पायजामा और कुर्ता पहन रखा था। पांवों में घटिया से स्लीपर। सिर्फ एक रिवॉल्वर और चंद पाकिस्तानी नोट उसने अपने कपड़ों में छिपा रखे थे। सिंधे ने घड़ी में समय देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। वह पायलट के पास पहुंचा। क्या पोजीशन है? 2-2.5 मिनट में हम सीमा पार करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएंगे। गुड, लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकूंगा। वहां लोग राडार से फौरन जान लेंगे कि कोई प्लेन गुपचुप पाकिस्तान में प्रवेश हुआ है। वहां प्लेन पर बमबारी भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सिंधे बोला। जहां तुम मुनासिब समझो वहीं उतार देना। आप पैरासूट बांध लीजिए। कुछ ही पलों में सिंधे ने अपनी कमर के साथ पैरासूट बांध लिया था। इस समय उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। प्लेन में लगे शीशे से वह बाहर देखने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कभी कभार कोई रोशनी का जुगनू नजर आ जाता और छिप जाता। हम पाकिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं, पायलट बोला। आप हर समय तैयार रहिए। मेरा इशारा पाते ही कूद जाइएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। सिंधे ने उसका कंधा थपथपाया और प्लेन के दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। पायलट ने प्लेन को ऑटोमेटिक लॉक पर लगा दिया। प्लेन अपनी दिशा की तरफ बढ़ता रहा। पायलट ने अपनी सीट छोड़ी और सिंधे के करीब आ खड़ा हुआ। प्लेन में गहरी खामोशी छाई रही। ठीक 2 मिनट बाद पायलट की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। गुड बाय सर। अगले ही पल सिंधे ने प्लेन का दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। पायलट ने फौरन दरवाजा बंद किया। तुरंत ही अपनी सीट पर बैठा। ऑटोमेटिक लॉक हटाने के बाद पलक झपकते ही प्लेन का रुख वापस हिंदुस्तान की तरफ कर दिया। रात के अंधेरे में सिंधे के पांव मुलायम जमीन से टकराए और वह नीचे गिरता चला गया। पैरासूट भी डोरियों से बंधा धीरे धीरे कुछ दूरी पर जा गिरा। सिंधे ने पल भर की भी देरी नहीं की। उसने जल्दी से अपनी कमर से बंधा पैरासूट खोला, फिर फुर्ती से उठकर
पैरासूट को लपेटकर आसपास निगाह मारी। दूर दूर तक समतल जमीन नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पाया कि इस समय पाकिस्तान की जमीन के किस हिस्से में है। पैरासूट थामे 2 कदम आगे बढ़ाए कि ठिठक गया। झुककर नीचे की मिट्टी टटोली तो पाया वह रेत है जिस पर कि तेज गति से चलना भी कठिन था, जबकि वह यहाँ से फौरन दूर हो जाना चाहता था। इस बात की पूरी आशंका थी कि कहीं किसी ने उसे देख लिया हो अथवा आसपास ही कहीं पाकिस्तानी सैनिक मौजूद ना हो। रेत में चलने में सिंधे को दिक्कत अवश्य हो रही थी, परंतु वह तेजी से आगे बढ़ता रहा। पसीने से उसके कपड़े भीगने आरंभ हो गए थे। अपनी पैनी निगाहें रात के अंधेरे में भी दौड़ाता जा रहा था। काफी आगे निकल आने के पश्चात उसने दोनों हाथों से रेत में गड्ढा खोदा और पैरासूट को गड्ढे में रखकर ऊपर रेत भर दी। वह नहीं चाहता था कि पैरासूट को देखकर किसी को शक हो और उसकी खोजबीन शुरू हो जाए। वह पुनः आगे बढ़ गया। घंटे भर बाद रेतीला मैदान समाप्त हुआ और जंगल आ गया। रात के अंधेरे में अनजाने जंगल में घुसना खतरनाक था, परंतु यहाँ रुकना और भी खतरनाक था। वह जल्द ही इस इलाके से बाहर निकल जाना चाहता था। सिंधे ने सोचने में वक्त नहीं गंवाया और जंगल में प्रवेश करता चला गया। पाकिस्तान की धरती पर उतरे उसे 1.5 घंटा हो चुका था। 5 मिनट पश्चात ही उसके कदम ठिठक गए। हेलीकॉप्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कि धीरे धीरे करीब आती चली गई। फिर ठीक जंगल के ऊपर से होता हुआ हेलीकॉप्टर आगे निकल गया। चंद ही पलों में उसे इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर हैं, यानी कि उसकी तलाश शुरू हो चुकी है। सिंधे के होंठ भिजते चले गए। वह पुनः तेजी से आगे बढ़ गया। पाकिस्तानी एजेंट मंसूर खान दोपहर तक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया था। सबसे पहले उसने अपने कपड़ों में छिपा रखी फाइल को अपने फ्लैट पर खास जगह छिपाया। उसके बाद वह सीक्रेट सर्विस के ऑफिस पहुंचा। सीक्रेट सर्विस के चीफ आसिफ अली के सामने जाकर हाजिरी दी। मंसूर खान तुम? आसिफ अली हैरानी से बोले, तुम हिंदुस्तान से कब लौटे? कुछ ही देर हुई है सर, करीब 2 घंटे पहले इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? कामयाबी सर। फाइल कहाँ है? फाइल बहुत ही सुरक्षित जगह पर है, उसकी आप फिक्र न करें। मंसूर खान बोला। क्या मतलब? फाइल तुम्हें यहाँ लेकर आनी चाहिए थी, चीफ ने कहा। सर बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे फाइल को सुरक्षित जगह रखकर आना पड़ा। चीफ आसिफ अली की आंखें सिकुड़ गईं। क्या बात है मंसूर खान, तुम कहना क्या चाहते हो? आपको हिंदुस्तानी एजेंट श्याम सिंधे की तो याद होगी। आपको बताया था कि 3 साल पहले पाकिस्तान में ही सिंधे से मेरा टकराव हुआ था, मंसूर खान ने कहा। श्याम सिंह? आसिफ अली की आंखें पुनः सिकुड़ गईं। वही तो नहीं जिसे एजेंट 999 टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिसने 3 साल पहले हमारे देश के 2 नेताओं को शूट कर दिया था? जी हाँ वही, मैं उसी की बातें कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं हिंदुस्तान से आते समय उसकी मौत का प्रबंध कर आया था। इसके लिए मुझे 1.5 लाख रुपया हत्यारों को देना पड़ा और बॉर्डर पर पहुंचकर मैंने फोन पर हिंदुस्तानी एजेंट श्याम सिंधे से बात की। तब तक उसे मालूम हो चुका था कि गृह मंत्रालय से फाइल उड़ाने वाला मैं ही हूँ। उसी ने कहा कि आज रात मैं पाकिस्तान में प्रवेश कर जाऊंगा। वह उस फाइल को वापस लेने के लिए आ रहा है जो मैं हिंदुस्तान से उड़ा लाया हूँ। हालांकि उसे मारने के लिए मैं हत्यारों को छोड़ आया था, लेकिन वह सिंधे है, टाइगर है। मैं दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझता। हो सकता है वह सिंधे को न मार सके हों। मैं अभी वायरलेस सेट पर हिंदुस्तान में मौजूद अपने एजेंट से बात करूंगा जो दिल्ली में स्थित हैं और जिसके जिम्मे मैं यह काम छोड़ आया था कि वह सिंधे पर निगाह रखे और देखे कि वह हत्यारे उसकी जान ले सके हैं कि नहीं। ठीक 4 बजे वह अपने वायरलेस सेट पर मौजूद होगा। चीफ आसिफ अली ने कुछ पल की खामोशी के बाद पूछा, मान लो हिंदुस्तानी एजेंट जिंदा हुआ तो वह हर हाल में आज रात पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगा। रात के समय किसी देश में प्रवेश करने का सबसे बढ़िया रास्ता है प्लेन से पैराशूट द्वारा किसी सुनसान जगह पर उतर जाना। मैं सिंधे की तरफ से लापरवाह नहीं होना चाहता। अगर वह जिंदा है तो मुझे इस बात का पूरा इंतजाम करना होगा कि किसी भी तरफ से जब वह पाकिस्तान में प्रवेश करे तो मुझे फौरन इसकी खबर लग जाए। मैं चारों तरफ उसकी तलाश में सैनिक फैला दूंगा, वह बचकर नहीं जा सकेगा।
जमीन पर सैनिक उसे तलाश करेंगे, आसमान से हेलीकॉप्टर। जहां पर उसके होने का शक होगा वह सारा इलाका घिर चुका होगा। उसकी लाश देखने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा और फाइल आपके हवाले करूंगा। मेरे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी काम सिंधे को खत्म करना है। अगर वह पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में पहुंच गया तो उसे ढूंढ निकालना कठिन हो जाएगा। तुमने सही फरमाया। चीफ ने सिर हिलाया। हिंदुस्तानी एजेंट सिंधे ही है जो बार बार हमें मात देता रहता है। मैं उसका किस्सा ही समाप्त कर देना चाहता हूँ, मंसूर खान ने सख्त स्वर में कहा। वास्तव में? चीफ आसिफ अली ने सिर हिलाया। अगर एक हिंदुस्तानी टाइगर खत्म हो जाए तो हमारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। लेकिन उसे कैसे मालूम हो गया कि गृह मंत्रालय से वह फाइल तुमने ही उड़ाई है? मेरी अपनी गलती से। मंसूर खान के होंठ भिज गए। जब मैं किराए के आदमियों के साथ गृह मंत्रालय में फाइल चोरी करने आया तो मेरी जेब में मेरा लिखा एक पत्र था जिसे मैंने बॉर्डर पर स्थित अपने एजेंट को पोस्ट करना था। उसी एजेंट ने मुझे बॉर्डर पार करवाकर पाकिस्तान के भीतर पहुंचाना था, परंतु उस पत्र को मैं पोस्ट करना भूल गया और वह मेरी जेब में से गिर गया। गृह मंत्रालय से फाइल चोरी होने जैसा बड़ा मामला सिंधे तक पहुंचना ही था और सिंधे ने पत्र की लिखाई से जान लेना था कि वह हैंड राइटिंग मेरी है। और हुआ भी ऐसा ही। मेरे फोन करने से पहले ही वह जान चुका था कि फाइल को ले जाने वाला मैं हूं। चीफ आसिफ अली के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। मंसूर खान, मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की आशा नहीं थी। सॉरी सर, अनजाने में गलती हो गई। मंसूर खान ने गहरी सांस ली। दोनों के बीच चंद पलों तक खामोशी छाई रही। वह फाइल तुमने कहाँ रखी है? चीफ आसिफ अली ने पूछा। मेरी कस्टडी में है सर। वह फाइल तुमसे ज्यादा हमारे पास सुरक्षित रहती, चीफ ने कहा। शायद ऐसा ही हो, लेकिन सर अगर सिंधे इस्लामाबाद में पहुंच गया तो फाइल तलाश करेगा। वह यही सोचेगा कि वह फाइल मैंने अपने आला अफसरों को सौंप दी होगी। इस बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकेगा कि फाइल मेरी कस्टडी में हो सकती है। वह फाइल की तलाश में इधर उधर भटकता रहेगा और मौका पाकर मैं उसकी जान लेने की चेष्टा करूंगा। चीफ आसिफ अली ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मंसूर खान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। सर, 3:30 बज रहे हैं। 4 बजे मुझे वायरलेस पर दिल्ली में स्थित एजेंट से बात करनी है। मुझे इजाजत दीजिए, मंसूर खान ने कहा। जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी वापस लौटना, चीफ आसिफ अली ने कहा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी टाइगर का क्या हुआ। मंसूर खान उठा, इजाजत ली और बाहर निकल गया। 4:30 बजे मंसूर खान चीफ आसिफ अली के ऑफिस में प्रवेश हुआ। उसके चेहरे पर अब पहले की तरह जोश नहीं था। चीफ आसिफ अली ने उसके चेहरे के भाव देखे और मन ही मन चौंके। आओ मंसूर खान, बैठो। थके से अंदाज में आगे बढ़कर मंसूर खान कुर्सी पर बैठ गया। दिल्ली स्थित एजेंट से बात हुई? हाँ हुई। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि वह हत्यारे हिंदुस्तानी एजेंट को नहीं मार सके। आपने ठीक अंदाजा लगाया सर। वह 4 थे। सिंधे ने उन चारों की जान ले ली। ओह! चीफ आसिफ अली के होठों से गहरी सांस निकल गई। मुझे तो पहले ही पता था कि वह हत्यारे सिंधे की जान लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, मंसूर खान ने धीमे स्वर में कहा। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि चीफ आसिफ अली सिर हिलाकर रह गया। सर, आज रात श्याम सिंधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगा, मंसूर खान ने चिंतित लहजे में कहा। और यह खूबसूरत चांस मैं किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहूंगा। इस बार सिंधे वापस हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकेगा। उसकी मौत मेरे ही हाथों से होगी। चीफ ने गंभीर स्वर में पूछा। कहां से पाकिस्तान में प्रवेश करेगा? सर, मैं नक्शे पर हर उस जगह निशान लगा देता हूं जहां से सिंधे पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है। आपको इस बात का सारा इंतजाम करना है कि पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करते ही वह हमारे जाल में फंस जाए, मंसूर खान बोला। इंतजाम की तुम फिक्र मत करो, चीफ आसिफ अली ने सिर हिलाया। वह हिंदुस्तानी एजेंट किसी भी हालत में बच नहीं सकेगा, लेकिन वह पाकिस्तान में प्रवेश कैसे करेगा? जहां तक मेरा ख्याल है, रात के अंधेरे में किसी छोटे प्लेन से पैराशूट द्वारा पाकिस्तान की धरती पर उतरेगा। पाकिस्तान में प्रवेश करने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं, मंसूर खान ने एक एक शब्द चबाकर दृढ़ शब्दों में कहा। आधी रात के बाद से 3:30 बजे थे।
इस्लामाबाद के लोग गहरी नींद में थे। मंसूर खान अपने खूबसूरत छोटे से बंगले के बेडरूम में गहरी नींद में डूबा हुआ था। बराबर में उसकी खूबसूरत बीवी सोई हुई थी। 2 बच्चे, एक 4 साल का और दूसरा 6 साल का, बगल के कमरे में सो रहे थे। तभी फोन की घंटी जोरों से बज उठी। मंसूर खान की नींद फौरन टूटी। बंद आंखों से ही उसने हाथ बढ़ाकर बगल में ही तिपाई पर रखे फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, मंसूर खान दिस साइड। मंसूर खान, चीफ आसिफ अली की आवाज उसके कानों से टकराई। सर आप? मंसूर खान की आंखें खुल गईं। वह फौरन उठकर बैठ गया। मंसूर खान, हिंदुस्तानी टाइगर कुछ देर पहले ही हमारे देश की सीमा में कदम रख चुका है। वह छोटे से स्याह काले प्लेन में पाकिस्तान की सीमा में आया। प्लेन काफी ऊंचाई पर था। हमारे राडारों ने उस प्लेन को पकड़ लिया था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, प्लेन का झुकाव नीचे की तरफ हुआ। फिर पैराशूट द्वारा कोई कूदा और उसी पल प्लेन मुड़कर वापस हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करता चला गया। ओह, मंसूर खान की नींद गायब हो चुकी थी। पैराशूट द्वारा उतरने वाला इंसान हर हाल में हिंदुस्तानी एजेंट श्याम शिंदे ही होगा सर। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। हमें भी है। यह कितनी देर पहले की बात है सर? मंसूर खान गंभीर था। करीब 1 घंटा हो चुका है। आपने कोई कदम उठाया सर? हाँ, हिंदुस्तानी एजेंट की तलाश में सेना की 2 टुकड़ियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं और 2 हेलीकॉप्टरों पर हमारे एजेंट उसकी तलाश कर रहे हैं। आसपास के गांवों की पुलिस को खास तौर से सतर्क कर दिया गया है। वह एजेंट हमारा घेरा तोड़कर नहीं निकल सकेगा। ज्यादा से ज्यादा सुबह होने तक वह या उसकी लाश हमारे सामने होगी। मंसूर खान के होठों से गहरी सांस निकल गई। जवाब में वह कहना चाहता था कि हिंदुस्तानी एजेंट श्याम शिंदे इतनी आसानी से हाथ लगने वाला नहीं, मारा जाने वाला नहीं। अगर ऐसा होता तो कब का मारा जा चुका होता। परंतु जवाब में मंसूर खान खामोश ही रहा। तभी चीफ की आवाज पुनः उसके कानों में पड़ी। मैं चाहता हूं तुम मौके पर पहुंचो और सारे मामले को खुद कमांड करो। यस सर, मैं भी वहां जाने की सोच रहा हूं। तुम्हारे वहां पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। इसी समय ऑफिस पहुंचो। स्टाफ कार तुम्हें वहां पर पहुंचा देगी जहां पर खड़ा हेलीकॉप्टर तुम्हारी राह देख रहा है। यस सर, मैं अभी ऑफिस पहुंचता हूं। मंसूर खान ने रिसीवर रख दिया। उसी समय उसके कानों में उसकी बीवी की आवाज पड़ी। क्या हुआ? मंसूर खान बेड से उतरा और पलटकर उसे देखा। कुछ नहीं शकीला, ऑफिस से फोन था, मुझे अभी जाना पड़ेगा। आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। सब ठीक तो है? शकीला पुनः बोली। बात ही कुछ ऐसी है, मंसूर खान ने होंठ भींचकर कहा। हिंदुस्तानी सीक्रेट एजेंट श्याम शिंदे के बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। हाँ, बताया था। क्या हुआ उसे? शकीला हैरानी से कह उठी। वह कुछ देर पहले ही पाकिस्तान में प्रवेश कर गया है। पाकिस्तान में आ गया है वह? हाँ, लेकिन क्यों? मेरी तलाश में। मैं हिंदुस्तान से कोई फाइल लाया हूं उसे वापस पाने के लिए। अल्लाह, तब तो वह आपकी जान भी ले सकता है। शकीला घबरा उठी। तुम तो नाहक ही घबरा रही हो। मेरी जान लेना इतना आसान नहीं। मंसूर खान ने उसे तसल्ली दी। खैर, अब मैं जा रहा हूं, मुझे फौरन कहीं पहुंचना है। कह नहीं सकता मेरी वापसी कब होगी, फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्दी लौटूं। इतने दिनों बाद आप हिंदुस्तान से वापस लौटे हैं और अब फिर जा रहे हैं। तुम तो जानती हो मेरा काम ही ऐसा है, कुछ कहने से क्या फायदा? मंसूर खान ने कहा और तेज तेज कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। रात के गहन अंधेरे में शिंदे घने जंगल में आगे बढ़ता रहा। अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। पेड़ के तने तक कई बार नजर नहीं आते। कई बार वह पेड़ के तने से टकरा चुका था। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अगर कहीं आवाज उभर रही थी तो वह भी हवा की आवाज, जो कि पेड़ों से टकराकर अजीब सी भयानक आवाजें उत्पन्न करती हुई वातावरण को और भी खतरनाक बना रही थी। शिंदे के पास टार्च नहीं थी। अगर होती भी तो वह तब भी उसे रोशन नहीं करता, क्योंकि रह रहकर उसके कानों से हेलीकॉप्टरों की आवाजें टकरा रही थीं। कभी वह आवाजें बेहद करीब से सुनाई देती तो कभी दूर से। उसकी तलाश बराबर जारी थी। अब तो कभी कभार उसे ऐसा आभास होने लगता जैसे बहुत सारे आदमियों की आवाजें कहीं से आ रही हो। कभी कभी जमीन पर चलने वाले वाहनों की आवाजें भी उसके कानों में पड़ती। धीरे धीरे उसे महसूस होता जा रहा था
कि उसकी तलाश बड़े पैमाने पर हो रही है। शायद दुश्मनों ने पहले ही इस जगह को घेर रखा होगा, या फिर यह जानकर कि वह या कोई भी पैराशूट से वहां उतरा है, पाकिस्तानी सरकार ने फौरन वहां फोर्स भेज दी होगी। शिंदे मंसूर खान को नहीं भूला था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने मंसूर खान से कहा था कि आज रात वह पाकिस्तान पहुंच जाएगा। हो सकता है उसके शब्दों को ध्यान में रखते हुए मंसूर खान ने हर उस जगह पहले ही पहरे लगवा दिए हों जहां जहां उसके उतरने का अंदेशा हो। शिंदे को अपना यह विचार काफी हद तक ठीक लगा। आखिर मंसूर खान भी तेज तर्रार एजेंट था और उससे टकराने के काबिल इंसान था। बहरहाल शिंदे बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़ता रहा। रात का अंधेरा समाप्त होता जा रहा था। दिन का उजाला अपने पांव पसारने लगा था। श्याम शिंदे जंगल पार करके जंगल के किनारे पर पहुंच गया था, परंतु उसने जंगल से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं की। वह वहीं पेड़ के तने के पीछे छिपकर बाहर के माहौल का जायजा लेता रहा। किसी खतरे का आभास पा लेना चाहता था वह, और ऐसा करके उसने बहुत ही अच्छा किया। कुछ क्षणों उपरांत उसके कानों में हल्की हल्की मध्यम सी आवाजें पड़ी। चलने की आहटें भी उसे सुनाई दी। शिंदे ने अपनी आंखें सामने की तरफ टिका दी। ऐसा करते ही उसे कई सायों का आभास हुआ जो चल फिर रहे थे। शिंदे के होंठ भिज गए। वह उसी मुद्रा में खड़ा रहा। 5 मिनट पश्चात ही जब उजाला बढ़ा तो उसे सामने के हालात काफी स्पष्ट नजर आने लगे। वह पाकिस्तानी फौजी थे, काफी ज्यादा। जहां पर भी उसकी नजर गई हर तरफ पाकिस्तानी फौजी ही नजर आए। जंगल से वह करीब 100 गज दूर थे। उनके हाथों में राइफलें पकड़ी स्पष्ट नजर आ रही थीं। पाकिस्तानी मिलिट्री के कई वाहन जगह जगह खड़े नजर आ रहे थे। जंगल के हर हिस्से को उन्होंने इस तरह घेर रखा था कि अगर कोई जंगल से बाहर निकले तो उनकी निगाहों से छिप नहीं सके। सब फौजी बेहद अलर्ट दिखाई दे रहे थे। शिंदे भिजे होठों से उसे देखता रहा। आंखें लाल सुर्ख होनी आरंभ हो गई थी। चेहरा सख्त पड़ गया था, जिस्म में तनाव सा भर आया था। इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा कि यहाँ पर पाकिस्तानी फौजी उसकी ही तलाश में इकट्ठे हुए थे और उनके रंग ढंग बता रहे थे कि वह सब अपने इरादे के पक्के हैं कि जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा करके ही रहेंगे। चारों तरफ खतरा ही खतरा था। शिंदे का दिमाग तेजी से चल रहा था। इस प्रकार के खतरों से वह पहले भी कई बार घिर चुका था और बच निकला था, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि आज भी वह बच निकले। दिन का उजाला पूरी तरह फैल गया। शिंदे को अब सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगा था। उजाला फैलते ही पाकिस्तानी फौजियों में हलचल मच गई। शिंदे को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इन फौजियों से अपनी जान बचाए। तभी एक फौजी जो उनका ऑफिसर नजर आता था ऊंचा ऊंचा चिल्लाता हुआ सैनिकों की कतार में आगे बढ़ने लगा। फौजियों, हम सबको बेहद सतर्क रहना है। वह हिंदुस्तानी एजेंट हम लोगों की पहुंच से दूर नहीं है। रात को वह प्लेन से हमारी धरती पर उतरा था, परंतु हमारे तलाश करने के पश्चात भी वह हमें कहीं भी नजर नहीं आया। रात के अंधेरे का उसने लाभ उठाया, परंतु दिन की रोशनी का फायदा अब हमें उठाना है और उसे हर हाल में तलाश करना है। खुफिया विभाग के लोग भी रात भर हेलीकॉप्टर से उसे तलाश करते रहे। रेत पर उसके पांवों के निशानों के अलावा कुछ भी नहीं मिला और वह निशान जंगल की तरफ गए हैं, यानी कि वह 100% इसी जंगल में है। अब हम सब अपने अपने हथियार संभाल जंगल में प्रवेश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमें जंगल में ही कहीं छिपा नजर आएगा। उसे 2 वार्निंग दी जाएगी। अगर वह खुद को हमारे हवाले नहीं करता तो उसे फौरन शूट कर देना है। हमें ऊपर से आदेश है कि उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ा जाए, लेकिन वह बचकर नहीं जाना चाहिए। शिंदे को लगा वह सिर से पांव तक चूहे की तरह जंगल में फंस गया है। इन सैनिकों के इरादे बता रहे थे कि अब वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। अब हम जंगल में प्रवेश करेंगे। इस जंगल को हर तरफ से पूरी तरह घेर रखा है। वह किसी भी हालत में हमारी आंखों में धूल झोंक कर जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी मौत या फिर उसका पकड़ा जाना हर हाल में निश्चित है। एक बात से हम सबको और भी सावधान रहना है कि उसके पास रिवॉल्वर अवश्य मौजूद होगी, इसलिए उसे रिवॉल्वर चलाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई साथी उसके हाथों अपनी जान गंवाए। ऊपर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक
वह हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक एजेंट है। उसे मामूली इंसान समझकर कोई भी उसके प्रति लापरवाह न रहे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके इन शब्दों के साथ ही वहां पर तीव्र हलचल मच गई। हर कोई अपनी राइफलें संभालने में लग गया। शिंदे समझ गया कि अब वह लोग जंगल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही पलों में वह जंगल में घुसना आरंभ भी कर देंगे। शिंदे खतरे में था। उसने हर हाल में खुद को बचाना था, वरना पाकिस्तानी फौजियों के जंगल में प्रवेश करते ही उसका खेल खत्म हो जाएगा। वह फौरन उसे देख लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिंदे ने बचने के लिए आसपास निगाहें घुमाई, परंतु हर तरफ जंगल ही जंगल था। आखिर जान बचाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता? कोई भी रास्ता नहीं था। अगले ही पल शिंदे ने देखा सब फौजी जंगल की तरफ बढ़ने आरंभ हो गए थे। शिंदे का चेहरा चट्टान की मानिंद सख्त हो उठा। उसकी निगाहें तेज गति के साथ जंगल में चारों तरफ घूमने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि खुद को कहां पर छिपाए कि जहां इन फौजियों की निगाह उस पर नहीं पड़ सके। समय कम था, उसे फौरन ही फैसला करना था। तभी उसकी निगाह कुछ दूर नजर आ रहे बरगद के पेड़ पर पड़ी, जो कि काफी बड़ा और फैला हुआ था। शिंदे की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। बचने का एकमात्र यही रास्ता था। उसने गर्दन घुमाकर जंगल की तरफ बढ़ते फौजियों पर निगाह मारी, फिर सावधानी से तने की ओर से निकला और तीर की तरह बरगद के पेड़ की तरफ आया। बहुत नाजुक वक्त था। अगर सैनिकों की निगाह उस पर पड़ गई तो उसका खेल फौरन समाप्त हो जाना था। खेल के साथ शायद जिंदगी भी। इतने सारे सैनिकों का मुकाबला वह नहीं कर सकता था। हर एक के हाथ में राइफल थी और उसके पास सिर्फ रिवॉल्वर, जिसमें कि मात्र 6 गोली थी और फालतू राउंड भी नहीं थे। कुछ ही सेकंडों में वह बरगद के पेड़ के करीब था। पेड़ का तना बहुत मोटा था। उसे पकड़कर फौरन ऊपर चढ़ना कठिन था। उसने नीचे झुकी पेड़ की मजबूत शाखा को पकड़ा और बंदर की भांति झूलता हुआ तने के ऊपरी हिस्से में पहुंच गया। तत्पश्चात पेड़ की अन्य शाखाओं को पकड़ता वह पेड़ के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां से उसने नीचे दाएं बाएं झांका। सिवाय पेड़ के पत्तों और मोटी शाखाओं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। बरगद के पेड़ के बीच वह बहुत ही सुरक्षित ढंग से छिप चुका था। इस समय छिपने के लिए यही सबसे बेहतर जगह थी। चंद पलों के उपरांत उसके कानों में ढेरों आदमियों के चलने की आहटें सुनाई देने लगी। पेड़ के ऊपर छिपा वह अपने आप में और भी सिकुड़कर बैठ गया। उसी समय उसके कानों में उसी फौजी ऑफिसर की आवाज पुनः पड़ी। फौजियों, जंगल के किनारे पर हर 100 फीट के फासले पर एक फौजी ड्यूटी पर रहेगा। हो सकता है वह एजेंट किसी प्रकार इस जंगल के किनारे पर पहुंच जाए तो वहां मौजूद फौजी कम से कम उसे संभाल तो सके। पेड़ पर छिपे शिंदे के होठों से गहरी सांस निकल गई। वह तो सोच रहा था कि सारे सैनिक जंगल में प्रवेश कर जाएंगे तो वह चुपचाप पेड़ से उतरकर आगे निकल जाएगा, परंतु अब जंगल के किनारे पर मौजूद 100 फीट के फासले पर खड़े फौजी उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे। उनकी निगाहों में आए बिना तो वह जंगल से निकल भी नहीं सकेगा, यानी कि सारा झंझट अभी तक वहीं का वहीं था। तभी उस फौजी ऑफिसर की आवाज पुनः उसके कानों में पड़ी। गुड, आओ चलें और पेड़ों पर भी निगाह मारते रहो। कोई बड़ी बात नहीं कि उसे यहाँ पर हमारे होने की खबर मिल गई हो और वह बचने के लिए किसी पेड़ पर जा छिपा हो। इन शब्दों को सुनते ही शिंदे के होंठ भिज गए। कदमों की आहटें अब आसपास सुनाई देने लगी थीं। शिंदे को घने पेड़ की पत्तियों की ओट में छिपे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे नहीं मालूम कि नीचे मौजूद फौजियों ने बरगद के उस पेड़ पर निगाहें मारी कि नहीं जहां वह छिपा हुआ था। कम से कम उसे तो वहां से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आहटें सुनाई दे रही थी। 10 मिनट बीत गए, आहटें दूर होती चली गईं। फिर धीरे धीरे आहटें आनी बंद हो गईं। उसके बाद भी शिंदे 5-7 मिनट पेड़ पर ही रहा। तत्पश्चात नीचे आ गया। अपनी पैनी निगाह उसने चारों तरफ दौड़ाई। कहीं भी कोई भी नजर नहीं आया। कुछ देर के लिए भारी खतरा तो टल गया था, परंतु अभी भी खतरे की छाया उसके सिर पर बराबर मंडरा रही थी। उसने तने की ओट में छिपे ही छिपे जंगल के किनारे की तरफ झांका। वहां पर उसे एक फौजी की झलक दिखाई दी। शिंदे कई पलों तक उसे देखता हुआ गहरी सोच में डूबा रहा। जंगल से बाहर निकलना बेहद कठिन था, सख्त पहरा था। शिंदे ने मन ही मन वहां से निकलने की योजना बनाई
और जंगल में ही छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगा। जो पहला फौजी उसे नजर आया था वह उसकी योजना में फिट नहीं बैठता था। कुछ आगे जाने पर उसे दूसरा फौजी नजर आया। सिंधे ने उसे ध्यान से देखा। वह उसे ठीक लगा। उसका कद काठी सिंधे जैसा ही था। बेटे, सिंधे ने उसे मध्यम सी आवाज में पुकारा। चूंकि सिंधे बूढ़े के मेकअप में था इसलिए उस जवान फौजी को बेटे का संबोधन देना ही उचित था। आवाज सुनते ही फौजी की निगाहें सिंधे की तरफ घूम गई। उसे इस प्रकार जंगल में देखकर फौजी की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। सिंधे ने उसे हाथ के इशारे से पास आने को कहा। फौजी ने तुरंत अपनी राइफल संभाली और सिंधे की तरफ बढ़ गया। सिंधे अपने बुढ़ापे को दर्शाता गहरी गहरी सांसें लेता हुआ उसे देखता रहा। हर पल खतरे से भरा हुआ था। जरा सी लापरवाही उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। कौन हो तुम? पास आते ही फौजी ने सख्त स्वर में पूछा। बेकार के सवालों में उलझकर वक्त जाया न करो, सिंधे धीमे स्वर में कह उठा। मेरे ख्याल में तुम जैसे ढूंढ रहे हो वह कुछ ही दूरी पर बरगद के घने पेड़ पर छिपा बैठा है। क्या? फौजी चौंका। हाँ बेटे, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। सिंधे ने सिर हिलाया। कहाँ? किस तरफ है वह पेड़? उधर, सिंधे ने हाथ के इशारे से एक तरफ करके कहा। मैंने देखा है उसे। फौजी की निगाहें घूमी तो पलक झपकते ही सिंधे का वजनदार हाथ खास अंदाज में उसकी कनपटी पर पड़ा। हल्की सी कराह के साथ वह ढेर हो गया। फिर अगले मिनट में ही सिंधे के शरीर पर उस फौजी की वर्दी थी। नीचे पड़ी उसकी राइफल भी उठा ली। उसके बाद उसने फौजी के शरीर को घसीटकर एक पेड़ के मोटे तने की ओट में डाला और खुद जंगल पार करके फौजी की ड्यूटी वाली जगह पर आ खड़ा हुआ। खतरा बराबर सिर पर था। कोई भी फौजी वहां आ सकता था। उस पर किसी की निगाह पड़ते ही गड़बड़ हो जानी थी। इसलिए यहाँ पर रुकना तो और भी खतरे से भरा था। सिंधे ने दाएं बाएं देखा। फौजी काफी दूर दूर खड़े नजर आ रहे थे। राइफल को संभाला और अगले ही पल तेजी से कस्बे वाली दिशा की तरफ बढ़ गया। हर उठते कदम के साथ सिंधे को किसी फौजी की आवाज सुनाई देने की आशा रही कि वह पूछेगा कहाँ जा रहा है, परंतु कुछ आगे बढ़ जाने पर भी जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने राहत की सांस ली। ठीक उसी समय इंजन की आवाज उसके कानों में पड़ने लगी। सिंधे मन ही मन सतर्क हो गया। फिर उसकी निगाह कस्बे की तरफ से धूल उड़ाती जीप पर पड़ी जो तेजी से उसी तरफ आ रही थी। सिंधे की चाल धीमी हो गई। निगाहें जीप पर थीं। जीप उसके करीब ही आकर रुकी। सिंधे के कदम खुद ब खुद ही ठिठक गए। जीप पर निगाह पड़ते ही सिंधे का दिल धड़क उठा। आंखों में शक्ति आ गई। चेहरे पर दरिंदगी के न दिखाई देने वाले भाव नाच उठे। राइफल पर उसकी पकड़ सख्त हो गई। इस समय वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो चुका था। जीप में दो व्यक्तियों के साथ मंसूर खान मौजूद था। वह जासूस पकड़ा गया? मंसूर खान ने सिंधे के मेकअप भरे चेहरे पर निगाह मारी। अभी नहीं जनाब, परंतु उसकी तलाश बराबर जारी है। वह किसी भी हालत में हमारी निगाहों से नहीं छिप सकेगा, सिंधे ने स्थिर लहजे में जवाब दिया। मंसूर खान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। फिर वह जीप में मौजूद दोनों आदमियों से बोला, जाओ तुम दोनों उसे तलाश करने में फौजियों की सहायता करो। यस सर, जीप से उतरकर दोनों ने अदब से कहा और आगे बढ़ गए। मंसूर खान ने सिंधे को देखा। बाकी फौजी जंगल में गए हैं? जी, दिन का उजाला फैलते ही थोड़ी देर पहले सब फौजी उसकी तलाश में जंगल में गए हैं। सिंधे बेहद शांत लहजे में मंसूर खान के प्रश्नों का जवाब दे रहा था। मंसूर खान ने सिर हिलाया और स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए जीप स्टार्ट की। तत्पश्चात पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी आया, जरा काम से सामने जा रहा था, कोई मैसेज देना है। मंसूर खान ने सिर हिलाया और जीप आगे बढ़ा दी। सिंधे पुनः तेज तेज कदमों से कस्बे की तरफ बढ़ गया। ज्यादा समय नहीं था। जिसे बेहोश करके वह जंगल में छोड़ आया था, उसके होश में आते ही या फिर किसी की निगाह उस पर पड़ते ही वहां हलचल मच जानी थी। सबसे ज्यादा खतरे वाली बात तो यह थी कि वहां मंसूर खान आ पहुंचा था। 15 मिनट बाद ही वहां हलचल मच गई। जंगल में पड़ा फौजी का बेहोश शरीर मंसूर खान के साथ आए खुफिया विभाग के दोनों जासूसों की नजर में आ गया। फौरन मंसूर खान को इत्तला दी गई। मंसूर खान तुरंत वहां पहुंचा। कुछ फौजी भी। बेहोश फौजी को बनियान और अंडरवियर में देखते ही मंसूर खान जोरों से चौंका। फिर उसकी निगाह
करीब ही पड़े सफेद कुर्ते पैजामे पर पड़ी। उसने फौरन उन कपड़ों की तलाशी ली। कुर्ते की जेबें खाली मिली, उनमें कुछ भी नहीं था। मंसूर खान के दांत भिज गए। बेवकूफों, मंसूर खान चिल्लाया, तुम लोग जिसकी तलाश कर रहे हो वह यहाँ से निकल चुका है, कुछ देर पहले ही इस फौजी के कपड़े पहनकर। मंसूर खान के शब्द सुनते ही सब चौंके। सर, एक जासूस बोला, कहीं वह वही तो नहीं जिसके पास आपने जीप रोकी थी? वही था। मंसूर खान के दांत भिज गए। फिर तो हम बहुत बड़ा धोखा खा गए, दूसरे जासूस ने कहा। वह हिंदुस्तानी जासूस अब तक कस्बे में पहुंच चुका होगा। मंसूर खान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। कस्बे में पहुंचकर वह कुछ हद तक अवश्य सुरक्षित हो गया होगा, लेकिन हमने कस्बे को हर तरफ से घेर लेना है ताकि वह निकल नहीं सके। अगर वह वहां से निकलकर शहर में पहुंच गया तो फिर उसका हाथ आना कठिन हो जाएगा। कहने के पश्चात उसने वहां खड़े फौजियों से कहा, तुम लोग फौरन अपने ऑफिसरों से जाकर मेरा मैसेज दो कि जिस हिंदुस्तानी जासूस की तलाश की जा रही है वह कस्बे में पहुंच चुका है। फौरन कस्बे को घेर लिया जाए और हर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। जी, एक फौजी ने अलर्ट स्वर में कहा। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मंसूर खान ने कहा और पलटकर जंगल के बाहर की तरफ चल पड़ा। दोनों जासूस उसके पीछे हो गए। जीप मंसूर खान ने खुद ड्राइव की। दोनों जासूस उसकी बगल में बैठे थे। सर, यह कस्बा सरदारा के इलाके में आता है। मंसूर खान ने फौरन जीप रोक दी। क्या मतलब? सरदारा के बारे में तो आप जानते ही हैं। वह जासूस पुनः बोला, बहुत बड़ा स्मगलर और लुटेरा है वह। सीमा के साथ लगने वाले सारे इलाकों पर उसने अपनी हुकूमत जमा रखी है। कोई भी उसके खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर सकता। जिस किसी ने भी उसकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वह पुलिस वाला हो या फिर कोई मंत्री, दूसरे ही घंटे सरदारा ने उसे उड़ा दिया। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, सरकार का तख्ता तक पलट सकता है। हमारी सरकार के बड़े बड़े लोग उसी के दम पर इलेक्शन जीते हुए हैं। अगर हमने सरदारा के इलाके में घुसकर कोई गड़बड़ की तो वह हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। तुम तो सरदारा से बहुत खौफ खाए हुए हो। मंसूर खान ने सिगरेट सुलगाई। सरदारा वास्तव में बहुत ही खतरनाक शख्सियत है सर। अकरम, मंसूर खान ने शांत लहजे में कहा, हम देश के रखवाले हैं। देश के रखवाले होकर हम अपने ही देश वालों से डरेंगे तो काम कैसे चलेगा? अकरम वास्तव में ठीक कह रहा है सर, दूसरा जासूस बोला। मंसूर खान ने उसे देखा। सिराज, मंसूर खान ने पुनः कस लिया, भविष्य में अगर हमें सरदारा के खिलाफ केस मिलेगा तो हमें सरदारा के खिलाफ ही चलना पड़ेगा। हमें अपने मन में किसी के प्रति इतना खौफ नहीं बिठा लेना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखो कि किसी भी देश की सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर वह किसी के पीछे पड़ जाए तो वह किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता। सरदारा ने अपने रसूख के दम पर यहाँ हुकूमत जमा रखी है और ऐसी हुकूमत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। आज सरदारा है तो कल कोई और होगा। हो सकता है भविष्य में सरकार ही इन लोगों का सफाया करने का आदेश दे दे। सिराज और अकरम कुछ नहीं बोले। रही अब की बात, तो इस समय हम सरदारा के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। दुश्मन देश का एजेंट अगर उसके इलाके में जा घुसा है तो उसकी तलाश हमें हर हाल में करनी ही है। इस बात को लेकर अगर सरदारा कोई बात खड़ी करता है तो समझना उसकी हुकूमत का अंत आ गया है। मंसूर खान ने दांत भींचकर कहा और पुनः तेजी से जीप आगे बढ़ा दी। सामने ही कस्बा नजर आ रहा था। सिंधे बस्ती में प्रवेश हुआ। सड़कें कच्ची थी, साफ सुथरी और सलीके से थी। सीमा पर मौजूद यह कस्बा उसे किसी छोटे मोटे शहर से कम नहीं लगा। लोग अपने कामों में व्यस्त आ जा रहे थे। यहाँ पर उसे कोई भी वाहन नजर नहीं आया था। अलबत्ता जीन जैसे मैले कुचैले हो रहे कपड़ों को पहने यदा कदा घुड़सवार अवश्य नजर आए, जिन्होंने सिर पर अजीबोगरीब काऊ बॉय टाइप टोपियां पहन रखी थी और हर किसी की कमर पर होलेस्टर बंधा हुआ मौजूद था जिसमें से रिवाल्वर की मूठ झलकती थी। सिंधे को यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगा। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान देने की चेष्टा नहीं की थी। अलबत्ता घुड़सवारों ने उसे तीखी निगाहों से देखा था, शायद इसलिए कि उसके जिस्म पर फौजी वर्दी थी। सिंधे को महसूस होने लगा कि इस फौजी वर्दी से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि इस वर्दी के कारण घुड़सवारों की निगाहें अच्छी नहीं थी और
उधर अब तक मंसूर खान भी समझ चुका होगा कि वह फौजी के भेष में कस्बे में प्रवेश कर चुका है। यह फौजी कपड़े उसके लिए आफत ला सकते थे। चलते चलते जब वह कस्बे का काफी हिस्सा पार कर गया तो वह ठिठका, आसपास निगाह मारी। सामने ही एक पतली सी गली दिखाई दी। सिंधे बेहिचक गली में प्रवेश कर गया। दाएं बाएं बने मकानों के दरवाजों पर वह निगाह मारता जा रहा था। एक दरवाजा खुला मिला। सिंधे ने बेहिचक भीतर प्रवेश किया और पलटकर दरवाजा बंद कर लिया। साफ सुथरा किंतु कच्चा मकान था। यहाँ सामने ही ढलान था। उसे पार करके वह ज्यों ही आगे बढ़ा तो सामने के कमरे में से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति निकला। उसे देखते ही वह चौंका, परंतु बदन पर पड़ी फौजी वर्दी को देखकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आए। कौन हो तुम और इस तरह भीतर क्यों आ गए? उस अधेड़ व्यक्ति ने पूछा। मैं फौजी हूँ, सिंधे मुस्कुराया। इस कस्बे में एक हिंदुस्तानी जासूस आ गया है। उसे तलाश करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे साथ करीब 100 फौजी और भी हैं। हम लोग रात से सामने वाले जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन तुम भीतर क्यों आए? उसने अजीब से लहजे में कहा। कुछ देर के लिए मुझे सादे कपड़े चाहिए। यहाँ नहीं आता तो कहीं और जाता, यानी कहीं तो जाता ही। इस घर का दरवाजा खुला देखा तो यहाँ आ गया। मुझे खबर मिली है कि वह जासूस यहीं छिपा हुआ है। उसे पकड़ने के लिए मैं वहाँ फौजी वर्दी में जाऊंगा तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे वहाँ सादे कपड़ों में जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद आऊंगा तो तुम्हारे कपड़े वापस देकर अपनी वर्दी पहन जाऊंगा। उस व्यक्ति ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। ले लो कपड़े, मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है। कपड़े बदलने से पहले सिंधे ने नहा भी लिया। चेहरे का मेकअप उतारकर उसे साफ भी कर लिया, क्योंकि इस रूप में मंसूर खान देख चुका था। इसलिए हुलिया बदल डालना जरूरी था। वह नहा धोकर बाहर निकला। अब उसके बदन पर पठानी सूट था जो कि उसे बहुत जच रहा था। सिंधे का चेहरा देखते ही वह व्यक्ति चौंका। तुम्हारी छड़ी कहाँ गई? तुम्हारे सिर के बाल तो सफेद थे, अब काले नजर आ रहे हैं। हम मिलिट्री वालों के लिए हुलिया बदलना मामूली बात है। इस बात की हमें भरपूर ट्रेनिंग मिली होती है। तुम खामखा अपना सिर मत खपाओ। कहने के साथ ही वह भीतर कमरे में गया और कपड़ों में से रिवॉल्वर और पाकिस्तानी करेंसी निकालकर अपने कपड़ों के हवाले की। फिर उससे बोला, मेरे कपड़े और राइफल संभाल कर रखना, जल्दी ही आकर ले लूंगा। उसने सहमति से सिर हिलाया। सिंधे मकान से बाहर निकलकर गली पार करके खुले में आ गया। सिंधे कहवे खाने नुमा बार में मौजूद था। करीब 60-70 गज के घेरे में बल्लियों के सहारे छप्पर डाल रखे थे। सिर्फ उसकी छत थी, बाकी हर तरफ से वह खुला था। बाहर तेज धूप थी, परंतु छप्पर के नीचे ठंडी हवा आ रही थी। मेज कुर्सियों पर इस समय करीब 50 व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें से अधिकतर शराब का इस्तेमाल कर रहे थे। चंद एक कहवे का मजा ले रहे थे। अपने सामने टेबल पर पड़े जग में से सिंधे कहवे का घूंट यदा कदा भर लेता था। उसकी निगाहें रह रहकर कस्बे के मकानों और सड़कों की तरफ उठ रही थी। उसे इंतजार था मंसूर खान और उसके साथियों का, जो कि उसकी तलाश में कभी भी वहां पहुंच सकते थे। वह फौरन इस कस्बे से बाहर निकल जाना चाहता था, परंतु साथ ही इस बात को भी जानता था कि अब तक यह कस्बा फौजियों ने घेर लिया होगा। इसके साथ ही सिंधे उलझन का शिकार था कि वह घुड़सवार कौन थे जिनके होल्स्टरों में रिवॉल्वर मौजूद थे, जिन्हें कानून और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था। सरेआम घूम रहे थे हथियारों के साथ। तभी कहवे खाने में बैठे सिंधे को वह घुड़सवार दिखाई दिए, जो कि धीमी गति से मिट्टी उड़ाते हुए उसी कहवे खाने की तरफ बढ़े आ रहे थे। वह 3 थे। सिंधे की निगाह उन पर जा टिकी। वह तीनों घुड़सवार करीब आकर रुके। वह उन घुड़सवारों में से नहीं थे जिन्हें सिंधे ने कुछ देर पहले देखा था। उन 3 में से 2 ने पठानी सूट पहन रखे थे। सिर पर फेल्ट कैप थी, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कमर पर होल्स्टर बंधे हुए थे। तीसरे के बदन पर जीन्स की पैंट और वैसी ही कमीज थी। जीन्स के कपड़े वाला और एक पठानी सूट वाला घोड़े से कूदे। फिर उन्होंने घोड़ों को कहवे खाने की बल्लियों से बांधा और भीतर प्रवेश कर गए। तीसरा कुछ पलों तक घोड़े पर ही बैठा इधर उधर निगाहें दौड़ाता रहा। तत्पश्चात वह उतरा और घोड़े को बल्ली के साथ बांधने के पश्चात कहवे खाने के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां छोटा सा बार बना हुआ था। बार के करीब पहुंचते ही वहां पर मौजूद बारमैन के रूप में
बूढ़े व्यक्ति ने शराब की बोतल निकालकर उसके सामने रख दी। उसने बोतल की सील तोड़ी और होठों से लगा लिया। हटाया तब जब 1/4 शराब उसके गले से रगड़ खाती हुई पेट की गहराइयों तक पहुंच गई। सिंधे बारी बारी से उन तीनों घुड़सवारों को देखे जा रहा था। उसने शराब की बोतल से पुनः तगड़ा घूंट भरा। फिर बारमैन बूढ़े से बोला, यहाँ हंगामा क्यों मचा हुआ है? कैसा हंगामा शेर खान? बूढ़ा दबे स्वर में कह उठा, इस कस्बे के आसपास फौजी क्यों घूम रहे हैं? क्या चाहते हैं वह? कहते हुए उसकी निगाह पूरे कहवे खाने में दौड़ रही थी। शेर खान का चेहरा हमेशा की भांति कठोर था। वह बहुत कम मुस्कुराता था। उन्हें हिंदुस्तानी जासूस की तलाश है। जासूस? हाँ, सुना है वह हिंदुस्तानी जासूस प्लेन द्वारा रात को इस इलाके में उतर आया है और अभी तक इसी इलाके में है। उसी की तलाश में फौजी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। यही बात है ना? और तो कोई बात नहीं? नहीं, और कोई बात नहीं। बोतल हाथ में लिए शेर खान वहां से हटा और अपने साथियों के पास जा बैठा। हिंदुस्तानी जासूस की तलाश हो रही है। वह रात को इस इलाके में उतरा था, शेर खान ने अपने दोनों साथियों से कहा और बोतल होठों से लगाकर तगड़ा घूंट लिया। हमें यह खबर सरदारा तक पहुंचानी चाहिए, दोनों में से एक ने कहा। कोई जरूरत नहीं, शेर खान बोला। फौजियों का हमारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वह जो कर रहे हैं करते फिरें, हमें उनके काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। एक आध दिन में वापस चले जाएंगे। शेर खान ठीक कहता है, तीसरे ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जैसा तुम लोग ठीक समझो। इस बीच शेर खान की निगाहें 3-4 बार सिंधे से टकरा चुकी थीं। सिंधे उन तीनों को बराबर देखे जा रहा था। शेर खान की आंखें सिकुड़ गईं, होंठ भिज गए। उसने हाथ के इशारे से सिंधे को पास आने को कहा। सिंधे बेहिचक अपनी कुर्सी से उठा और उनके पास आ पहुंचा। कौन हो तुम? शेर खान ने सख्त स्वर में पूछते हुए उसकी आंखों में झांका। तुम लोग कौन हो? सिंधे ने लापरवाही भरी निगाहों से उन तीनों को देखा। यहाँ पर फौजी भी मौजूद हैं, जासूस भी, पुलिस थाना भी अवश्य होगा, फिर भी तुम जैसे लोग सरेआम हथियार लिए घूम रहे हो। तीनों की आंखें टकराईं। तुम हमें नहीं जानते? नहीं, हमारे बारे में भी नहीं जानते? शेर खान के होठों पर जहरीली मुस्कान नृत्य करने लगी थी। नहीं जानता तभी तो पूछ रहा हूं, सिंधे ने होठ सिकोड़कर कहा और खाली पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। तीनों की अर्थपूर्ण निगाहें पुनः आपस में टकराई। यह तो कुछ नहीं जानता, दूसरे ने कहा। हमारे बारे में भी नहीं जानता, है ना हैरानी की बात? तीसरा दांत दिखाकर कहर भरी हंसी हंसा। शेर खान ने टेबल पर रखी शराब की बोतल में से तगड़े 2 घूंट भरे। मैंने तुम्हें पहले कभी भी यहाँ नहीं देखा, शेर खान दूसरे हाथ से मुंह पोंछता हुआ कह उठा। क्या जरूरी है कि तुम कस्बे में रहने वाले हर शख्स को पहचानो? नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन कस्बे में आने वाले हर अजनबी को हम अवश्य पहचानते हैं। शेर खान हंसा। मैं अजनबी हूँ? हाँ, शेर खान ने सिर हिलाया। अजनबी हो तभी तो हमारे बारे में नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। अगर अजनबी नहीं हो तो बताओ, इस कस्बे के कौन से मोहल्ले, कौन सी गली में रहते हो? सिंधे शेर खान को घूरता रहा, बोला कुछ नहीं। यह नहीं तो कम से कम इतना ही बता दो कि सरदारा कौन है, शेर खान ने व्यंग से कहा। होगा कोई? इस बार सिंधे के होठों से सर्द स्वर निकला, आंखों में कठोरता उभर आई थी। सुना तुम दोनों ने? शेर खान ने हंसकर अपने दोनों साथियों को देखा। सरदारा के बारे में कहता है होगा कोई। ठीक ही कहता है, जब सरदारा के आदमियों के बारे में नहीं जानता तो सरदारा के बारे में कैसे जानेगा? लेकिन हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हकीकत में कौन हो। कौन हूं मैं? सिंधे के जबड़ों में कसाव आ गया। पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा कि तुम कौन हो, शेर खान की आवाज में कठोरता भर आई। नशे के कारण अब उसकी आंखों में लाली झलकने लगी थी। बोतल उठाकर उसने एक घूंट और भरा। अपने बारे में मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूं, सिंधे ने ठंडे स्वर में कहा। तुम? शेर खान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। वह हिंदुस्तानी जासूस हो जिसे फौजी कस्बे में ढूंढते फिर रहे हैं, और हम पसंद नहीं करते कि खामखा इस इलाके में फौजी या सरकारी अफसर आए। वह लोग तुम्हारे कारण हमारे इलाके में अशांति बनाए हुए हैं। मैंने गलत कहा? शायद। सिंधे के होठों से फुफकार निकली। ठीक ही कहा है। चलो उठो और खुद को फौजियों के हवाले कर दो। हम नहीं चाहते कि यह लोग यहाँ ज्यादा देर तक रहें। पागल हो गए हो क्या? सिंधे ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। क्या मतलब? तुम क्या समझते हो
मैं हिंदुस्तान से यहाँ अपनी गिरफ्तारी देने आया हूँ। मतलब कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे? नहीं। सिंधे की आवाज अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि शेर खान ने पलक झपकते ही रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दी। शेर खान के चेहरे पर वहशी भाव उजागर होने लगे थे। सिंधे की आंखें क्रोध से सुर्ख होकर जलने लगी। शेर खान के दोनों साथी खुलकर हंस पड़े। हिंदुस्तानी जासूस है, गोली से उड़ा दो, शेर खान का साथी बोला। सरकार हमें शाबाशी देगी। कहवे खाने में बैठे अन्य लोग यह मंजर देखकर धीरे धीरे वहां से उठकर खिसकने लगे। चंद ही पलों में सारा कहवा खाना खाली हो गया। सिर्फ कहवे खाने का मालिक और चंद नौकर ही वहां मौजूद थे, जो कि किसी मुनासिब जगह की ओट में छिप चुके थे और एक आंख से झांक रहे थे। बोल, शेर खान गुर्राया, फौजियों के हवाले होना चाहता है या मेरे हाथों मरना चाहता है? तुम ना तो मुझे फौजियों के हवाले कर सकोगे और ना ही शूट कर सकोगे। सिंधे के होठों से गुर्राहट निकली। भौंकता है हरामजादा, दूसरा बोला। यही मरेगा, तीसरे ने दांत भींचे। सिंधे समझ गया कि यह लोग अब उसे नहीं छोड़ने वाले। उसकी पोल भी खुल चुकी है कि वह हिंदुस्तानी जासूस है। यह बात तो अब खुलकर ही रहनी थी। चारों तरफ खतरा ही खतरा था। मौत के पंजे उसके समीप आ पहुंचे। सिंधे थोड़ा आगे झुककर बोला, तुम लोग यह मामला यहीं पर समाप्त नहीं कर सकते? यह मामला तो अब तेरी मौत के साथ ही समाप्त होगा, गुर्राहट भरे स्वर में कहते हुए शेर खान ने रिवॉल्वर का सेफ्टी बॉल्व हटाया, परंतु वह फायर नहीं कर सका। सिंधे ने तेजी से हरकत की। उसका हाथ शेर खान के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा और उसी पल हाथ को ऊपर उठा दिया। इसके साथ ही उसके होठों से मौत की सी गुर्राहट निकली। अगर तुम तीनों ने कोई चालाकी, कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं शूट कर दूंगा। हरामी की औलाद, हमें धमकी देता है, दूसरे ने दांत किटकिटाकर कहते हुए अपने होलिस्टर में हाथ डाला। इससे पहले कि वह होलिस्टर में मौजूद रिवॉल्वर निकाल पाता, उससे फायर कर पाता, कि तभी 2 बार फायरों की तेज आवाज गूंज उठी। अगले ही पल शेर खान के दोनों साथी तेज चीख के साथ तड़पते हुए नीचे जा गिरे। शेर खान ठगा सा बैठा रह गया। उसकी रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा हुआ था, जिसे कि सिंधे ने सख्ती के साथ थाम रखा था। सिंधे ने वहसी अंदाज में उसकी आंखों में झांका। शेर खान, सिंधे एक एक शब्द चबाकर खूनी स्वर में कह उठा, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है और हाथ टेबल के नीचे है। एक बार और ट्रिगर दबाने की जरूरत है कि तुम्हारा काम भी तमाम हो जाएगा। शेर खान के होंठ सख्ती से भिज गए। अगर तू चाहता है कि मैं ट्रिगर न दबाऊं तो अपने हाथ में पकड़े रिवॉल्वर छोड़ दे। यह सब करके तू बच नहीं सकेगा। शेर खान के होठों से गुर्राहट निकली। तू मारेगा मुझे? कोई भी मार सकता है, देखेंगे। यह बात की बात है। अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर छोड़, सिंधे ने दांत पीसकर कहा। शेर खान ने रिवॉल्वर छोड़ी तो वह टेबल पर आ गिरी। सिंधे ने उसका हाथ छोड़ दिया। खड़ा हो जा। उसे घूरता हुआ धीरे धीरे शेर खान खड़ा हो गया। सिंधे ने शेर खान की रिवॉल्वर उठाकर अपने कपड़ों में फंसाई और खुद भी खड़ा हो गया। अब जैसा मैं कहूं वैसा फौरन करते जाना, मेरे पास समय कम है। जहां भी तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं वहीं पर बेहिचक तुझे शूट करके आगे निकल जाऊंगा। सिंधे के होठों से गुर्राहट भरा स्वर निकला। शेर खान सिर्फ मौत की सी निगाहों से उसे घूरता रहा, जवाब में कुछ नहीं कहा। यहां से बाहर निकलो और अपने घोड़ों के पास पहुंचो। एक पर तुम बैठोगे और एक पर मैं। उसके बाद हम किसी भी मुनासिब जगह पहुंचकर बात करेंगे। सिंधे ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। शेर खान ने टांग मारकर अपनी कुर्सी को पीछे गिराया और सिंधे को चुनौती भरी निगाह से देखने के पश्चात धीरे धीरे सामने दिखाई दे रहे घोड़ों की तरफ बढ़ने लगा। कहवे खाने का मालिक और नौकर दुबके पड़े थे। उनके चेहरे फक पड़े हुए थे। यह सब उनके लिए नया नजारा था। सरदारा के आदमियों को गोली मार देना वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। पहली बार ही देखा था उन्होंने यह सब। अपनी आंखों पर उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था। सरदारा के आदमियों की तरफ कोई टेढ़ी निगाह से भी देखने की हिम्मत नहीं करता था। पुलिस खुद इन लोगों को हर गैर कानूनी काम में सहयोग देती थी और इस इंसान ने सरदारा के 2 आदमियों को सरेआम शूट कर दिया था और शेर खान को अपने कब्जे में कर लिया था। शेर खान, जिसका नाम इस इलाके में डंके की चोट पर गूंजता था, उसका नाम सुनने से लोग कांपने लगते थे। सरदारा के सब आदमी इस इलाके में उसके नीचे काम करते थे। शेर खान पर उंगली उठा देना भी बहुत बड़ी बात थी और यह आदमी
उसी शेर खान को रिवॉल्वर दिखाकर अपने इशारे पर चलने को मजबूर कर रहा था। शेर खान ने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि वातावरण घोड़ों की टापों से गूंज उठा। सिंधे और शेर खान की निगाहें सामने की तरफ उठ गईं। काफी दूर धूल के गुब्बार उठते नजर आ रहे थे, जो कि धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे। किसी का भी आना सिंधे के लिए खतरनाक था। सिंधे ने रिवॉल्वर की नाल शेर खान की कमर में घुसेड़ दी। कोई भी चालाकी मत करना शेर खान। शेर खान ने दांत भींचकर सिंधे पर निगाह मारी। कौन है ये लोग? मेरे आदमी हैं, शेर खान ने सर्द लहजे में कहा। कान खोलकर सुन लो शेर खान, मेरे मामले में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बिना देर किए तुझे शूट कर दूंगा। अपनी जान की सलामती चाहता है तो किसी प्रकार के खतरे को मेरे सामने मत आने देना, इसी में तेरा भला है। सिंधे ने एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी से भरे स्वर में कहा। जब तक तेरे हाथ में रिवॉल्वर है मैं तेरी हर बात मानूंगा। शेर खान ने गर्दन हिलाई। लेकिन मेरी बारी आने पर तेरा क्या हाल होगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं तेरी बारी आने ही नहीं दूंगा। जवाब में शेर खान हंसकर रह गया। तब तक वह सारे घुड़सवार पास आ पहुंचे। वह 4 थे। सबने जीन के कपड़े पहन रखे थे। कमर में होलिस्टर मौजूद थे। सिर पर धूप से बचने के लिए फेल्ट कैप, बढ़ी हुई दाढ़ी। सामने का नजारा देखकर वह चारों घुड़सवार थोड़ा सा पहले ही रुक गए। वह चारों खूंखार से नजर आने लगे थे। 2 के हाथ कमर पर मौजूद इस होलिस्टरों तक जा पहुंचे थे। शेर खान, उनमें से एक चिल्लाकर बोला, यह सब क्या हो रहा है? यह कौन है? यह हिंदुस्तानी जासूस है जिसे फौजी तलाश करते फिर रहे हैं। शेर खान ऊंचे स्वर में बोला। ओह, तो यह है वह जासूस। लेकिन तुम पर इसने रिवॉल्वर क्यों तान रखी है? क्या मामला है? गलती से यह मेरे से अटक बैठा है। शेर खान के होठों पर एकाएक मुस्कान उभरी। अपनी बहादुरी मेरे पर आजमा रहा है। इसने हमारे 2 आदमियों को शूट कर दिया है। उनकी लाशें भीतर पड़ी हैं, उठा लेना। मैं इसके साथ जा रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। जब वापस आऊंगा तो इसकी लाश घोड़े पर मौजूद होगी। शेर खान के आदमियों ने फौरन अपने होलिस्टरों से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। रिवॉल्वर वापस रख लो, मेरी इजाजत के बिना कोई फायर नहीं करेगा। शेर खान हाथ उठाकर बोला। न चाहते हुए भी उन्होंने रिवॉल्वर वापस होलिस्टरों में डाल लिए। चंद पलों के लिए वहां पर मौत का सन्नाटा छा गया। शेर खान, इन लोगों से कहो कि यहाँ से चले जाएं और दोबारा हमें नजर नहीं आए। शेर खान ने उन्हें ऐसा ही आदेश दिया। वह चारों घुड़सवार धूल उड़ाते वहां से चले गए। सिंधे ने शेर खान के दोनों हाथ पीठ पर रस्सी से बांध दिए। उसके बाद उसे सहारा देकर घोड़े पर बिठाया और दूसरे घोड़े पर खुद भी बैठ गया। शेर खान ने घूर कर सिंधे को देखा। मैं घोड़े की लगाम कैसे पकड़ूंगा? लगाम मैं पकड़ लूंगा, सिंधे ने जवाब दिया। तुम संभल कर घोड़े पर बैठे रहो। सिंधे ने शेर खान के घोड़े की लगाम पकड़ी, दूसरे हाथ से अपने घोड़े की। फिर दोनों घोड़े मध्यम गति से आगे बढ़ने लगे। सिंधे का रुख कस्बे के भीतरी तरफ था। तुम मुझे ले जाना कहाँ चाहते हो? शेर खान ने एकाएक पूछा। किसी सुरक्षित जगह पर, जहां पर मैं तुमसे अपने काम की बातें पूछ सकूं, सिंधे ने कहा। एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर रास्ते में तुम्हारा कोई साथी मिलता है तो तुम्हें फौरन उसे मना करना होगा कि वह कोई चालाकी ना करे। अगर किसी ने मुझ पर फायर करने की चेष्टा की तो मैं तुम्हें उसी समय शूट कर दूंगा। जानते हो यहाँ पर मेरी हैसियत क्या है? शेर खान ने तीखे स्वर में कहा। बादशाह जैसी, ये इलाका मेरे अंडर आता है। सरदारा ने मुझे यहाँ तैनात कर रखा है। यहाँ जो मैं चाहता हूँ वही होता है। 50 आदमी मेरे नीचे हैं, मेरा हर तरह के आदेश का पालन करने को तैयार। शेर खान शब्दों को चबाकर बोला। सरदारा क्या चीज है? शेर खान ने सरदारा के बारे में बताया। पाकिस्तान सरकार सरदारा को कुछ नहीं कहती। बताया तो, जिस सरकार का नाम तुम ले रहे हो उसे सरदारा ही बनाता है। वह सरदारा का क्या बिगाड़ेगी? बल्कि सरदारा जब भी चाहे किसी को भी कुर्सी से उतारकर फुटपाथ पर बिठा सकता है। तुम सरदारा के लिए स्मगलिंग का काम करते हो? मैं ही क्या, मेरे जैसे हजारों सरदारा के लिए स्मगलिंग करते हैं। सरदारा वास्तव में कमाल का आदमी है। उसकी ताकत बेपनाह है। ऐसा कोई नहीं जो उससे टकरा सके। तुमने सरदारा के 2 आदमियों को मारकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस कस्बे से तुम जिंदा नहीं निकल सकते। अब तक उनकी मौत की खबर फैल गई होगी। हर कोई तुम्हारे खून का प्यासा होगा। शेर खान ने सख्त स्वर में कहा।
तभी सामने से दो घुड़सवार आते दिखाई दिए। सिंधे की निगाह घुड़सवारों पर जा टिकी। तुम्हारे आदमी आ रहे हैं शेर खान, समझा देना, कहीं वह गोली चलाने की गलती न कर बैठे। उनको देखते ही दोनों घुड़सवारों ने घोड़ों की लगामें खींच ली। घोड़े हिनहिनाकर वहीं ठहर गए। घोड़ों पर बैठे दोनों आदमियों के हाथों में रिवाल्वर चमकने लगे थे। उनके चेहरे बेहद कठोर हो चुके थे। घोड़े पर बैठे सिंधे और शेर खान उनके करीब पहुंचे। फायर मत करना, यह सब क्या हो रहा है शेर खान? कौन है यहाँ आदमी? एक घुड़सवार ने पूछा। तुम इस फेर में मत पड़ो, अपना काम करो, शेर खान ने जवाब दिया। यह तुम्हारे हाथ बांध कर तुम्हें रिवाल्वर के साए में ले जा रहा है। हमारी आपस की बात है, इन बातों में तुम दखल मत देना। कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगा। वह लोग घोड़े लिए उसी मुद्रा में खड़े रहे। सुना नहीं तुम लोगों ने? शेर खान बोला। हमें मना करके तुम अच्छा नहीं कर रहे शेर खान, एक इशारा दो तो इसे अभी भून देते हैं। रिवाल्वर के ट्रिगर पर सिंधे की उंगली सख्ती से लिपट गई। शेर खान ने एक निगाह सिंधे पर मारी, फिर सिर हिलाकर बोला, कोई जरूरत नहीं, मेरा मामला है, मैं खुद ही निपट लूंगा, तुम लोग रास्ते से हट जाओ। उन घुड़सवारों ने लगामों को झटके दिए। घुड़सवार बीच रास्ते से हटकर एक तरफ हो गए। सिंधे ने दोनों घोड़े आगे बढ़ा दिए। वह घुड़सवार सिंधे को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे और सिंधे भी उनके प्रति पूरी तरह सतर्क था, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं हुई। वह दोनों वहां से दूर होते चले गए। मैं एक बात सोच रहा हूँ, शेर खान ने लापरवाही से कहा। क्या? यही कि तुम कब तक बचोगे? आखिर मुझे कहाँ लेकर जाओगे? यहाँ हर तरफ मेरे आदमी हैं। उसके बाद वह फौजी हैं जो तुम्हें तलाश कर रहे हैं। इस कस्बे से तुम निकल तो सकते नहीं। फिर इन सब बातों का क्या फायदा? बेहतर होगा खुद को मेरे हवाले करके अपनी मौत को आसान बना लो। मेरे बारे में तुम फिक्र करना छोड़ दो, सिंधे ने कड़वे स्वर में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम सिंधे उर्फ टाइगर, सीक्रेट एजेंट 999। तो दोस्तों, सीक्रेट एजेंट अनिल मोहन जी का उपन्यास का ये पहला एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे इसी उपन्यास के दूसरे एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।